वेलकम टू बैक। नरेश कौशिक। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भूगोल शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अद्यतन जो नवीन वीडियोज़ हैं जो एजुकेशनल रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंच सकें। चलिए हम बात करते हैं भूगोल शिक्षक के गुणों के बारे में। सैयदन महोदय हैं कहते हैं कि यदि आप किसी देश की जनता के सांस्कृतिक स्तर को मापना चाहते हैं, उनके समाज के किन मूल्यों को मान्यता दी जाती है, तो उसका अच्छा तरीका यह है कि आप मालूम करें कि उस समाज में अध्यापकों का सामाजिक पद क्या है और उसे कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। शिक्षक मानव जाति की सर्वोत्तम पदवी पर विराजमान है। शिक्षा जगत में शिक्षक का स्थान हमेशा से सर्वोपरि रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो शिक्षक को गुरु पद से संबोधित किया जाता है। गुरु शब्द साधारण रूप से श्रेष्ठ और बड़े व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है। अर्थ की दृष्टि से हम समझें तो गुरु शब्द गु और रू दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोकने वाला, अर्थात अंधकार को दूर करने वाला जो व्यक्ति है वह गुरु होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार गुरु का रूप परिवर्तित होता गया। आज जो गुरु का रूप सामने आ रहा है वह एक शिक्षक के रूप में सामने आ रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में टीचर कहते हैं। आज शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, तो शिक्षक भी उसके व्यवहार को समझ करके उसके अनुरूप ही आचरण करता है। शिक्षक वह है जो शिक्षा देता है। चूँकि वर्तमान समय में शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो इसमें शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, जो अन्य दोनों को प्रभावित करता है, शिक्षार्थी को भी और पाठ्यक्रम को भी। इनमें शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। रोश महोदय कहते हैं कि शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को अपनी प्रकृति नियमों के अनुसार विकसित होता है, उस उच्चता में पहुंचने पर सहायता करता है जिस पर वह अपने आप बच्चा नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार से छात्र की सफलता शिक्षक पर और शिक्षक की सफलता उसके उत्तम शिक्षण पर निर्भर करती है। शिक्षक और गुरु के महत्व को भारतवर्ष में प्राचीन काल से स्वीकारा जाता रहा है। गुरु और शिक्षक को ईश्वर से भी बड़ा स्थान प्रदान किया गया है। एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लघु पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान ने भी गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। कितना महत्वपूर्ण दर्जा गुरु का होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भी शिक्षा के विभिन्न आयोग, सेमिनार, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शैक्षिक विचार की दृष्टि से शिक्षक के महत्व को रेखांकित भी किया है। भारत सरकार ने 1983 में नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स का गठन किया, जो कि एक प्रकार से शिक्षक के महत्व को स्वीकार करता है। इसके बाद हम बात करें 1968 और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी शिक्षक के महत्व को स्थान दिया है और उसमें स्पष्ट वर्णित है कि उन सभी कारकों में जो शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास में उसकी सहभागिता को निर्धारित करते हैं, शिक्षक निसंदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके व्यक्तिगत गुणों, चरित्र और उसकी शैक्षिक योग्यताओं और व्यावसायिक कुशलताओं सभी पर शैक्षिक प्रयासों की सफलता अंतोगत्वा निर्भर होती है। इसलिए शिक्षकों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने भी अपनी प्रतिवेदन में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षक के योगदान को जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं, उनमें शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता
और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है, योग्य शिक्षकों पर ही विद्यालय की प्रतिष्ठा और समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निर्भर करता है। तो 20वीं सदी की हम शुरुआत में भूगोल का अगर अस्तित्व देखें, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकृत हो गया। उसके फलस्वरूप भूगोल का शिक्षण अलग से एक स्वतंत्र विषय के रूप में होने लगा, और जो आज भी हो रहा है। वर्तमान समय में भूगोल शिक्षक को भी विशेष व महत्व दिया जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर भूगोल का शिक्षण आज भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हो रहा है, और भूगोल के लिए समय 2 घंटे प्रति सप्ताह प्रति कक्षा के हिसाब से देकर के भूगोल में दक्षता प्राप्त करना वांछनीय होता है। अब हम बात करते हैं भूगोल शिक्षक के गुणों के बारे में। उससे पहले शिक्षक को कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, छात्र को समझने की क्षमता और छात्रों से प्रेम, यह टीचर को आवश्यक है। एक सफल प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व टीचर का होना चाहिए, वो भी आवश्यक है। तीसरा, शिक्षक के द्वारा उदार दृष्टिकोण पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। और अंतिम, कला और विज्ञान के विषयों का ज्ञान भी होना टीचर के लिए अति आवश्यक है। भूगोल शिक्षक के गुण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सामान्य रूप से 2 भागों में भूगोल शिक्षक के गुणों को बांटा गया है, एक सामान्य गुण और दूसरा विशेष गुण। सामान्य गुण की जब हम बात करते हैं, इस क्षेत्र में सारे गुण आते हैं जो कि न केवल भूगोल शिक्षक के लिए बल्कि सभी विषयों के शिक्षकों में होने चाहिए, चाहे वो सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षक हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे राजनीति विज्ञान का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे विज्ञान विषय का हो, या गणित विषय का हो, या कॉमर्स के किसी विषय का हो। सभी शिक्षकों में ये गुण होने चाहिए। इसलिए ये जो गुण हैं केवल और केवल भूगोल शिक्षक के नहीं होकर के संपूर्ण विषयों के शिक्षक के लिए आवश्यक है। दूसरा विशेष गुण है जिसमें हम भूगोल विषय से संबंधित बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सामान्य गुण के बारे में। सबसे पहला गुण है स्वास्थ्य एवं स्वरूप। टीचर का स्वास्थ्य प्रथम है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब ही टीचर हमें कुछ बता पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि टीचर, जो भी शिक्षक हो, वह शिक्षक बंधु स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरा है आशावादी दृष्टिकोण। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखने वाले टीचर होने चाहिए। तीसरा, अध्ययनशील। हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए। व्यक्ति को हो सकता है जब हम निरंतर कक्षा में रहते हैं तो हमारे सिलेबस कवर हो जाता है, सारा हमारे माइंड में रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमें अध्ययन करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य के पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, शिक्षा प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती है। इसी हेतु हम अपने शिक्षण में प्रवीण हों, इसके लिए अध्ययनशील शिक्षक को होना आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यवहार कुशल। व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। शिक्षक अगर व्यवहार कुशल होगा तभी वह अपनी कक्षा में बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, और बच्चे भी उसी शिक्षक से अपनी समस्या शेयर करेंगे जो व्यवहार में अच्छे होते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का व्यवहार सिंपल होता है, साधारण होता है, तब सहज रूप से विद्यार्थी टीचर को अपनी समस्याओं को बता पाते हैं। नेक्स्ट है अनुशासित। अनुशासन का होना सामान्य व्यक्ति में भी बहुत ज़रूरी है, और हम तो शिक्षक की बात कर रहे हैं जो कि समाज का एक सर्वोच्च पद होता है। बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं, इसलिए टीचर का अनुशासन में होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वासी, फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस। टीचर आत्मविश्वासी होना चाहिए। हर कार्य के पीछे हमेशा टीचर का भाव रहना चाहिए कि मैं इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। किसी भी कार्य को असमंजस की स्थिति में शिक्षक को नहीं होना चाहिए।
हर कार्य को वह अपने आप से कर सके, ऐसा आत्मविश्वास शिक्षक में होना चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता। टीचर में लीडरशिप होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप, हमें बच्चों को किस प्रकार से कार्य करवाना है। नेतृत्व का मतलब नियंत्रण नहीं होता है, नेतृत्व का मतलब होता है बच्चों को मार्ग प्रशस्त करना, बच्चों को रास्ता दिखाना। तो नेतृत्व की क्षमता टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस, बेबाक छवि वाला टीचर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी भय टीचर के मन में नहीं होना चाहिए। अपने बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखने वाला ये गुण टीचर का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामंजस्य क्षमता, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है जीवन में, केवल प्रोफेशन में ही नहीं अपितु जीवन के हर मोड़ पर, हर पहलू पर सामंजस्य स्थापित हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शीर्ष अधिकारी हमें कुछ बातों को लेकर के डांट अगर लगा देते हैं तो वहाँ पर हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शीर्ष अधिकारी से वापस कमेंट करें, तो वहाँ पर हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। या कक्षा में भी सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी प्रकार के बच्चों का मानसिक स्तर होता है। अगर हमारे सामने कोई बच्चा कोई कमेंट करता है या हमारा कहना नहीं मानता है तो हमें वहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए, बच्चे को समय देना चाहिए। और निश्चित रूप से बच्चा दूसरे दिन आकर को अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता है। नेक्स्ट है कर्तव्यपरायण, अपने कार्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यशील होना चाहिए। कौन टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस मुझे मेरा काम ईमानदारी से करना है, यह भाव टीचर का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावशाली व्यक्तित्व, इफेक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। अपनी व्यक्तित्व को इस प्रकार से टीचर को प्रभावशाली बनाना चाहिए ताकि क्लास में जाने से पहले बच्चे उस शिक्षक महोदय का इंतज़ार कर रहे हों। ऐसा नहीं कि हम क्लास में रहें और हम बच्चों का इंतज़ार करें पढ़ाने के लिए कि कोई बच्चा आए और हमसे पढ़े। इसके विपरीत हमारा जो व्यक्तित्व है हम इतना प्रभावशाली बनाएं ताकि बच्चे हमारा शिक्षण, हमारी कक्षा लेने के लिए हमारा इंतज़ार करें, ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अभिवृत्ति, हमेशा विद्यार्थियों का सहयोग करने वाला होना चाहिए। अपने जो साथी शिक्षण बंधु हैं उनका सहयोग करने वाला होना चाहिए। यह सहयोग का भाव टीचर में होना चाहिए। नेक्स्ट है टॉलरेंस, सहनशीलता, शिक्षक को हमेशा विनम्र होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। अक्सर कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बातों का हमें सामना करना होता है, वहाँ पर हमें सहनशील भाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने होती है और उन स्थितियों से उभरने के लिए हमें सहनशील होना आवश्यक है। नेक्स्ट है समय का पाबंद, ये बहुत ज़रूरी है। अनुशासित होने के लिए हमें समय का पाबंद होना चाहिए। जब तक हम समय का पाबंद नहीं होंगे तब तक हम अनुशासन में नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें टाइम का पंक्चुअल होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छा चरित्र, टीचर का जो करैक्टर है वो उत्तम होना चाहिए, बेदाग छवि वाला होना चाहिए, बेबाक अपनी राय रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की हम बात करें तो जो अभिव्यक्ति टीचर की है एकदम अच्छी होनी चाहिए। जो टीचर के विचार हैं, जो बोल रहा है टीचर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अच्छी निरीक्षण शक्ति की, टीचर में अच्छी निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। किस प्रकार से हम बच्चों को देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करने की जो पावर है हमारी मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट है निष्पक्षता, हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, हम भेदभाव ना करें, पक्षपात ना करें, ऐसा भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है कि वो निष्पक्ष रहे। अगला है विद्यालय परिवेश का ज्ञान, यानी जिस भी वर्ग परिवेश पर अपन हैं, चाहे विद्यालय की हम बात करें, महाविद्यालय की हम बात करें,
तो उस परिवेश से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमेशा काम आती है। अब हम बात करते हैं भूगोल शिक्षण के विशेष गुण के बारे में। सबसे पहला है मनोविज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी भूगोल शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान इन सब की सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि उनके बारे में शिक्षक पूर्ण रूप में जानकारी प्राप्त कर सके। और जब शिक्षक को यह पता नहीं चलेगा कि वह किन छात्रों को पढ़ाने जा रहा है, जिन छात्रों को वह पढ़ाने वाला है उसका मानसिक स्तर क्या है, उन बच्चों की रुचि क्या है, उन बच्चों की समस्याएं क्या हैं, इन सब के बारे में अगर टीचर को पता नहीं होगा तब तक शिक्षण कार्य हमारा प्रभावी नहीं हो सकता है। मैडम मोंटेसरी कहती हैं कि शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक वह यह जानता है कि यह कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से टीचर को बाल मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कौन कौन से मानसिक स्तर में, कौन कौन से उम्र में बच्चे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अध्यापक को कार्य को यदि पढ़ाना है तो छात्र का कार्य सीखना और पढ़ना अवश्य होता है। सीखना और सिखाने की क्रिया को अलग अलग तो माना जा सकता है, लेकिन उनके मध्य विद्यमान जो सार्थक संबंध होता है उसको अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक का प्रयोजन होता है दूसरे के लिए। इसलिए अधिगम के पक्ष में और भी अनेक कारक हो सकते हैं, लेकिन अध्यापन या शिक्षण उनमें से एक है। इसलिए सिखाने के लिए सीखने की प्रक्रिया किसी सीखने वाले या अधिगमकर्ता की मानसिकता के बारे में समुचित ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बाल्यावस्था में जहाँ जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय होती है, वहीं किशोरावस्थाओं में घूमने फिरने, किसी साहसिक कार्य को करने या सूक्ष्म निरीक्षण करने आदि प्रवृत्तियाँ भी अधिक बलवती होती हैं। इसलिए उनके संग्रह करने की प्रवृत्ति की आयु के समान बढ़ने लगती है और यही प्रवृत्ति आगे चल कर के व्यक्ति को दाता या कंजूस भी बनाती है। एक सफल भूगोल अध्यापक अध्यापिका वही व्यक्ति हो सकता है जो छात्रों की इन प्रवृत्तियों का परिचित हो और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करता हो। भ्रमण, निरीक्षण, नमूना संग्रह आदि अनेक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन के माध्यम से छात्रों को यदि भूगोल अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है तो उनके लिए सीखना अधिक आसान हो जाता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान अधिगम प्रक्रिया के समुचित ज्ञान से भूगोल विषय को उपयोगी और रुचिकर बनाने के लिए, व्यवहारिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कोई भी ज्ञान जब तक रुचिकर व्यवहारिक सापेक्ष नहीं बन जाता, ग्रहण योग्य नहीं होता है। इसलिए टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञाता, बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता और व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं विषय का पूर्ण ज्ञान। भूगोल विषय के शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसे नवीनतम भौगोलिक तथ्यों की जानकारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान न होने पर शिक्षक न तो छात्रों के बीच में सम्मान पाएगा और न ही छात्रों का मानसिक विकास कर पाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इस बारे में कहता है कि कोई भी शिक्षक जिसे अपने विषय पर अधिकार नहीं है, जिसे अपने विषय में होने वाली नवीनतम प्रगति का ज्ञान नहीं है और जिसके अपने कर्तव्यों के विषय में स्वतंत्र और बंधन मुक्त विचार नहीं है, वह शिक्षक नवयुवकों को सत्य के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित करने में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए विषय का ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें हमारा विषय किस प्रकार से सरल रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, हमारा प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से हम करें, बहुत से कठिन जटिल से जटिल विषय को भी हम एक सरल से विषय के रूप में कन्वर्ट करके बच्चों के सामने प्रेषित करें, ये हमारा विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही संभव हो पाएगा। जिस प्रकार से धरातली और मृदा की प्रकृति है, सेलों का स्तर है, अपवाह तंत्र है, मानवीय क्रियाकलाप है, आजीविका के मूल साधन है, इन सब को हम छात्रों के मस्तिष्क में सरलतापूर्वक प्रवेश करवा सकें, यह आवश्यक होगा कि हम विषय के बारे में कितना
अपडेट रहते हैं, कितना ज्ञान हम रहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान। भूगोल शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपना ज्ञान आधुनिकतम रखे। छात्रों को वास्तविक भौगोलिक ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का पूर्ण ज्ञान, भूगोल शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसे भूगोल शिक्षण के नवीनतम विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और इससे छात्र अधिक लाभान्वित भी होंगे और शिक्षक को वहाँ पर परिश्रम भी कम करना पड़ेगा। इस संबंध में रायबर्न महोदय कहते हैं कि अच्छा शिक्षक शिक्षण विधियों के और अपने विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदैव सचेष्ट रहता है। वह अपने ज्ञान को नवीन एवं आधुनिक रखने की चेष्टा करता है। इसलिए नवीन अद्यतन जानकारी बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्वयं को भी अपडेट होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षण विधियों का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। निक्ष है शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में समर्थ। अब हमें शिक्षण विधियों का ज्ञान तो है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका है, उसको प्रेजेंटेशन देने का हमारा तरीका है, वो भी हमारा मजबूत होना चाहिए। एबल टू यूज टीचिंग एड्स, हम किस तरीके से, किस वे में हम हमारी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकें। भूगोल शिक्षक के लिए आवश्यक है कि भिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग संबंधित हमारे शिक्षण कार्य के अंतर्गत अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार से किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक सामग्री का प्रयोग करने और उसके निर्माण में भी शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय भूगोल का ज्ञान। भूगोल शिक्षक को अपने स्थानीय भूगोल की व्यापक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय भूगोल के अध्ययन भूगोल विषय का प्रथम चरण होता है और यहीं से भूगोल का अध्ययन प्रारंभ होता है। इसके कारण इसी के आधार पर छात्रों को विश्व का भूगोल का ज्ञान हम करवा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जानकारी है कि हमारा जो लोकल स्थानीय जो भूगोल है उसके बारे में हमें, हमारे ज़िले के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, हमारे देश के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुशल निरीक्षण संबंधी योग्यता। यानी भूगोल विषय के शिक्षण के लिए निरीक्षण और प्रत्यक्ष दर्शन को अधिक महत्व दिया गया है कि एक अच्छा जो सफल भूगोल शिक्षक वह व्यक्ति हो सकता है जो तीक्ष्ण निरीक्षण क्षमता से युक्त हो, यानी अपने नज़दीकी क्षेत्रों के वास्तविक जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाला भूगोल शिक्षक होना चाहिए। क्योंकि भूगोल शिक्षण एक खोजी रहस्य के समान कुशल हो। सामान्यतः एक आम व्यक्ति जिन तथ्यों और सूत्रों की उपेक्षा कर देता है, एक प्रकृति विज्ञानी के रूप में भूगोल शिक्षक उसका अध्ययन करते हुए प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए प्रयास करता है, और इस कुशलता से युक्त व्यक्ति ही सफल भूगोल शिक्षक बन पाता है। इसलिए कुशल निरीक्षण संबंधी योग्यता एक भूगोल शिक्षण में होनी चाहिए। नेक्स्ट है लव टू एक्सक्रजन, देशाटन से प्रेम या पर्यटनशीलता। भूगोल के शिक्षक को देशाटन से प्यार होना चाहिए, साथ ही पर्यटनशीलता के कार्यक्रमों को संगठित करने में निपुण होना चाहिए, क्योंकि अन्य कई विषयों की भांति भूगोल का अध्ययन कक्षा में ही पूर्ण नहीं कराया जा सकता। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों, संस्कृतियों, अन्य क्रियाओं को हृदयंगम करने हेतु पर्यटन की आवश्यकता पड़ती। इसलिए भूगोल के शिक्षक के मन में घर के साथ साथ पर्यटन के प्रति भी लगाव होना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं और स्थलों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से ही भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। फेयरग्रीव महोदय कहते हैं कि वस्तुओं के सही निरीक्षण के ऊपर ही भूगोल का वास्तविक ज्ञान आधारित होता है। ऐसे भौगोलिक भ्रमणों के द्वारा भूगोल शिक्षण में रोचकता आती है। इसलिए भूगोल के शिक्षक का यह महत्वपूर्ण गुण माना जा सकता है। नेक्स्ट है तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें निरंतर रिसर्च की, शोध कार्य की, प्राकृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन इसमें होता रहता है, जिसके कारण भूगोल की विषय वस्तु में भी परिवर्तन आता रहता है।
इसलिए भूगोल के शिक्षक को आवश्यक है कि वह विश्व एवं उसके आसपास की जो समस्त घटनाएं हैं वो पूर्ण रूपेण उससे अवगत रहे और छात्रों को अपने शिक्षण के दौरान कंटिन्यूटी में वे सारी संबंधित जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी देते रहना चाहिए। बाइनिंग एम बाइनिंग महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है, इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षक सदैव छात्र ही बना रहे। यद्यपि यह बात सभी शिक्षकों के लिए सही है, परंतु विशेष रूप से सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए यह उचित है। यह वही है जो इस परिवर्तनशील और जटिल दुनिया में विद्यार्थी को अवगत कराता है। ये सब करने के लिए एक शिक्षक को वर्तमान में उसके विभिन्न जो उलझन युक्त समस्याएं हैं उनके साथ भली भांति जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है भौगोलिक कहानियों के कहने की योग्यता होनी चाहिए। भूगोल को हम कहानी के रूप में पढ़ा सकते हैं। भूगोल शिक्षक को कहानी रचने के लिए, कहानी कहने के लिए निपुण होना चाहिए। निम्न स्तर के छात्रों के लिए कहानी के माध्यम से हम भूगोल की शिक्षा देना उपयुक्त समझते हैं और भौगोलिक कहानी सरल भाषा में और वास्तविक तथ्यों के रूप में हम पूर्ण तरीके से कह सकें, इस हेतु हमें दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है सहायक सामग्री तैयार करने की क्षमता। भूगोल शिक्षक को मॉडल, मानचित्र, नक्शा, रेखा चार्ट और भौगोलिक चित्र बनाने में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सहायक सामग्री भूगोल शिक्षण के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। शिक्षक को उन समस्त कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है जिसमें छात्रों को ठीक प्रकार से समझा सके। इनके बनाने के अतिरिक्त कक्षा में शिक्षक इनका सफल उपयोग कर सके और इस बात की भी बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप। भूगोल शिक्षक में नेता के अवश्य गुण होने चाहिए, क्योंकि स्थानीय भूगोल और पर्यटन आदि में भूगोल शिक्षक को छात्रों का नेतृत्व करना पड़ता है और नेतृत्व की समुचित क्षमता न होने पर भूगोल शिक्षक अपने छात्रों का उचित रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए टीचर को नेतृत्व क्षमता में पारंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है भ्रमण एवं भौगोलिक वस्तुओं के संग्रह में विशेष रुचि, यानी भूगोल शिक्षक के पर्यटन के प्रति विशेष रुचि आवश्यक है, जिससे भ्रमण के समय छात्रों का मार्गदर्शन किया जा सके और वास्तविक वस्तुओं एवं स्थलों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से ही भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है। फेयरग्रीव महोदय कहते हैं कि वस्तुओं के सही निरीक्षण के ऊपर ही भूगोल का वास्तविक ज्ञान आधारित है और ऐसे भौगोलिक भ्रमणों द्वारा भूगोल शिक्षण में रोचकता आती है, बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। इसके साथ ही भूगोल शिक्षक को स्वाभाविक रूप से भी भौगोलिक महत्व की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह का शौक होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझें कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के नमूने हैं, विभिन्न प्रकार के चट्टानों के नमूने हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नमूने हैं, इन सब का संग्रह और ये नमूने कक्षा शिक्षण के समय छात्रों के भूगोल का वास्तविक ज्ञान देने में हमारी मदद भी करते हैं। हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक पढ़ाते समय हमारे पास में जो एकत्र किए गए नमूने हैं, हम विभिन्न चट्टानों के बारे में पढ़ा रहे हैं, चट्टानों के प्रकार के हम बारे में पढ़ा रहे हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास में वो नमूना पहले से अगर रेडी है तो हम बच्चों को ये दिखा करके प्रत्यक्ष रूप से हम भूगोल का ज्ञान बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट है नवाचारों का प्रयोग। भूगोल शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसलिए भूगोल शिक्षक को माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की हम बात करते हैं, अनुदेशन की बात करते हैं, अभिक्रमित अधिगम की हम बात करते हैं, टीम टीचिंग की हम बात करते हैं, आदि नवाचारों के विषय में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि वह शिक्षण में इनका उपयोग कर सके ताकि हम हमारे भूगोल विषय को रुचिकर बना पाएँ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण। भूगोल शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, यह भावना शिक्षक में होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सके, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का समावेश कर सके और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से ही संसार में शांति स्थिर रह सकती है। मानव समृद्धि, सुख, वृद्धि में भूगोल शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए।
आजकल कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी न किसी देश को अपने दूसरे जो साथी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे किसी न किसी वस्तु के रूप में निर्भर होना पड़ता है। कोई ना कोई चीज़ आयात करते हैं, कोई चीज़ अपनी देश में ज़्यादा है, अधिकता है, उसको निर्यात करते हैं। इसलिए कोई भी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, चाहे हम विकासशील देशों की बात करें या हम विकसित देशों की बात करें। हर कोई देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता है। तो भूगोल शिक्षक को छात्रों के एक देश की अन्य देशों के ऊपर निर्भरता पर बल देना चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो पाएगा। देश प्रेम के साथ ही भूगोल शिक्षक का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीयता का भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध, यानी टीचर को एक उत्तम भूगोल शिक्षक के लिए न केवल सिर्फ भूगोल विषय का ज्ञान सम्यक होना अपेक्षित होता है, बल्कि अन्य जो सभी विषय हैं उनके बारे में भी पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि भूगोल शिक्षण में विषय के साथ सार्थक और सकारात्मक ढंग से अन्य विषयों से वैसे संबंधित हो। भूगोल एक प्राकृतिक विषय होने के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का भी विषय है। वर्तमान में हम देखें तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि सभी भूगोल विषय किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध, भूगोल का राजनीति शास्त्र से संबंध, भूगोल का इतिहास से संबंध, समाज शास्त्र से संबंध, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि से विषयों से प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए भूगोल शिक्षक को उक्त विषयों की जो भूगोल की संबंधित जानकारी है वो पता होनी चाहिए, और इससे शिक्षण कार्य अपेक्षाकृत ठीक प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम संबंधी दशाओं का अनुकूल उपयोग करने की क्षमता। भूगोल के पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक तथ्यों का समावेश होता ही है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण यदि मौसम संबंधी दशाओं के अनुरूप क्रम में किया जाता है तो अध्यापन अधिक प्रभावकारी स्वतः ही बन जाता है। जैसे शीत ऋतु में छात्रों का परिचय कोहरा, ओश, धुंध, पाला आदि से होने लगता है, तो वैसे वर्षा ऋतु में वर्षा या वर्षण के विभिन्न जो रूप हैं बादलों से परिचित होते हैं। और यदि मौसम के अनुकूल ढंग से प्रकरण का चयन किया जाता है तो भूगोल का पाठ प्रस्तावना से लेकर के प्रस्तुतिकरण तक अधिक प्रभावशाली बन सकता है। बाढ़, भूमि, नदी, समुद्र आदि के बारे में जानकारी अगर वर्षा के मौसम में दिया जाए तो अधिक प्रकृति अनुकूल माना जाता है। खरीफ और रबी की फसलों के बारे में शिक्षण उन फसलों से संबंधित मौसमों में किया जाए, विशेषकर ग्रामीण स्थानीय अध्ययन के पाठों में अधिक व्यवहारिक हो सकता है, क्योंकि इसे क्षेत्र निरीक्षण के आधार पर भी प्रस्तुत करना संभव हो पाता है। फील्ड ट्रिप के माध्यम से हम विजिट करवा सकते हैं खेतों में जाकर के, कौन सी फसल कौन से महीने में बोई जा रही है, कौन सी महीने में काटी जा रही है, उसका हम क्षेत्र विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को करवाते हैं, और हमारे प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव का छात्र स्वतः लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति शांत होती है। और किसी एक विशेष मौसम में कुछ निर्दिष्ट प्राकृतिक घटनाएं क्यों घटित होती हैं, इस जिज्ञासा की शांति के लिए भी मौसम के अनुकूल भौगोलिक पाठ का प्रस्तुतिकरण होना जरूरी है। निरीक्षण के आधार पर वर्षण की संभावना है, बादलों की प्रकृति है, तूफान या तेज हवा चलने की संभावना है, इन सब से परिचय और पूर्व अनुमान कुशलता के लिए जिस प्रकार वर्षा ऋतु का उपयोग किया जा सकता है, वैसे ही साफ मौसम में छात्रों को विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड हैं, उनकी गतिविधियां हैं, जैसे सौर परिवार, आकाशगंगा, इन सभी जो सदस्य हैं इनके उनसे परिचित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मौसम संबंधी दशाओं का अनुकूल उपयोग करने की क्षमता भी भूगोल शिक्षक में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आदर्शवादी दृष्टिकोण संपन्नता। टीचर आदर्शवादी होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण है दार्शनिक विचारधारा से युक्त होना चाहिए।
व्यवहारवादी और प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से मनुष्य को व्यक्ति के जितने भी उपभोग्य वस्तु हैं उपभोक्ता में परिवर्तित कर देता है। आदर्शवाद व्यक्ति श्रेष्ठता में विश्वास रखने की शिक्षा में सहायक है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का महत्व एक मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनुष्य को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए, मानवीय मूल्यों को पल्लवित करने के लिए, मानवीय अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आदर्शवादी विचारधारा का आज बहुत महत्व है। और भूगोल में जब हम सर्वधर्म सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार की रक्षा, विश्व बंधुत्व आदि अवधारणाओं की बात करते हैं तो मात्र पाठ्यक्रम के तथ्यों को नहीं बताते हैं, बल्कि हमारे मानव जीवन में ग्रहण करने और हमारे आचरण में लाने की बात भी हम करते हैं। इससे उच्च आदर्शों की प्राप्ति होती है और उस आदर्श विचारधारा के अभाव में ये आदर्श कहाँ तक संभव हो सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए नैतिकता और उदारता का पाठ पढ़ाना यहाँ पर संभव होता है। एक योग्य और कुशल भूगोल अध्यापक मानव समाज के रीति, चारित्र, विद्या के प्रति छात्रों के मन में सहनशीलता, धैर्य, विवेक, समानता, न्याय के संबंध में ज्ञान, ये विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कुशल निरीक्षण संबंधी योग्यता, कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व क्षमता। भूगोल विषय में अध्यापन के लिए निरीक्षण अथवा प्रत्यक्ष दर्शन को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि एक सफल भूगोल अध्यापक वह व्यक्ति हो सकता है जो तीक्ष्ण निरीक्षण क्षमता से युक्त हो और समीपवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान भूगोल अध्यापक के पास में निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण के माध्यम से प्राकृतिक प्रभाव को और कार्यकारण संबंध का विश्लेषण योग्यता जब ये प्राप्त कर चुके हों तो एक सफल लेखक के समान ही एक सफल भूगोल अध्यापक को यहाँ पर प्रत्येक छोटी से छोटी जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक ये घटना है उसको अपने संज्ञान में लेने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ठीक तरीके से वह निरीक्षण करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान कर सके। स्वयं कुशल निरीक्षणकर्ता व्यक्ति को होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, चाहे शिक्षण निकटवर्ती क्षेत्र के मानवीय क्रियाकलापों के बारे में करना हो या दूरवर्ती क्षेत्र की प्राकृतिक कारकों के बारे में, प्रभाव के बारे में, परिस्थितियों की पहचान करने से संबंधित हो, या भविष्य कथन की हम बात करें कि आज 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है, कोहरा पड़ने की संभावना है, ये निरीक्षण के तत्व हैं। तो साधारणतः एक आम व्यक्ति जिन तथ्यों और सूत्रों की अपेक्षा कर देता है वहाँ पर एक प्रकृति विज्ञानी होता है, भूगोल अध्यापक है, उसका अध्ययन करते हुए उस रहस्य को जानने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम सिद्धांतों के अनुकरण की मानसिकता। जो हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं, एक सफल भूगोल अध्यापक न केवल शिक्षण के सूत्रों को अनुकरण करता है, बल्कि वह अधिगम संबंधित सिद्धांत और उसके नियमों का पालन करने के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहता है। क्रियाशीलता के साथ जीवन में संबद्ध उचित विभाजन, ज्ञान की क्रमबद्धता, चयन, रुचि, अभिप्रेरणा आदि से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से अध्यापन को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। करके सीखने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इन पर बल देता है, जबकि जीवन से संबद्धता ज्ञान की व्यवहारिकता को स्पष्ट करती है और ज्ञानोपयोग से ही समस्या समाधान और अनुभव की उपायदेयता हमारे जीवन में स्थापित हो पाती है। ज्ञान की क्रमबद्धता तार्किक क्रमबद्धता को प्रभावित करती है, इसलिए चयन का सिद्धांत परिस्थिति और परिवेश के अनुसार हमारी जो पाठ्य सामग्री है उसका चयन करना, उसका संगठन करना, ये स्पष्ट होता है। इसलिए छात्र अध्ययंगम कर सके, छात्र हमारी बात को, हमारी पठन सामग्री को आत्मसात कर सके, यहाँ पर आवश्यक है कि शिक्षक अधिगम सिद्धांतों के अनुकरण की मानसिकता रखने वाला हो। और नेक्स्ट है संसाधन संपूर्णता और सामान्य अध्यापन सिद्धांत ज्ञान, यानी संसाधन पूर्ण
होना वह गुण होता है जिसके कारण अध्यापक स्वयं एक संसाधन के रूप में कार्य करते हुए अध्ययन अध्यापन को सुसंपन्न करने की क्षमता प्राप्त करता है। वह एक और तो सहायक सामग्री निर्माण में कुशल होता है और दूसरी तरफ श्यामपट्ट आरेख चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि बनाने में भी दक्ष होता है। तो अनुशासित छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जहाँ वह कुशल होता है तो वह कभी संसाधन रिक्तता के लिए परेशान भी नहीं होता। यानी मान लीजिए ग्लोब हमारे पास में नहीं है तो हमने ब्लैक बोर्ड पर ग्लोब बना दिया और पृथ्वी की गति हमने समझा दी। अक्षांश देशांतर रेखा बना करके हमने पृथ्वी के मॉडल के रूप में हमें अध्ययन करवा दिया। तो संसाधन हमारे पास में नहीं है, विद्यालय महाविद्यालय के पास में ग्लोब नहीं है, लेकिन हमने ग्लोब का मॉडल बना करके उसके द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया तो हम संसाधन पूर्ण हो गए। इस प्रकार से शिक्षण और अधिगम के सामान्य सिद्धांतों का अनुकरण अध्यापन करने पर समय अवश्य रखता है, लेकिन सामयिक जो साधारण सामग्री है उसको शिक्षण सहायक सामग्री में परिवर्तित करते हुए तो उपयोग की जो सृजनशील मनोवृत्ति है उसमें शिक्षक को पूर्ण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से भूगोल के कुछ विशेष ये गुण हैं जिनका होना विशेष रूप से भूगोल शिक्षक में होना चाहिए और तभी वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाएगा। धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें ताकि अद्यतन जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगेन धन्यवाद।